हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीटेट सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के आए हैं। और इस क्लास में हम जो है 30 बाई 30 क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं सीटेट की में। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है, मतलब कि ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम मोटर स्किल दो प्रकार के होते हैं। एक मोटर स्किल तो होता है फाइन मोटर स्किल और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है सूक्ष्म गामक कौशल, मतलब कि जिसमें जो है छोटी छोटी कलाइयों के द्वारा, छोटी छोटी मांसपेशियों के द्वारा जो है हलचल होती है, जैसे कि चित्र बनाना, सुई पकड़ना और जो है चपाती को तोड़ना, लिखना। इस तरीके की जो सूक्ष्म गतिविधियाँ होती हैं वो आती हैं फाइन मोटर स्किल के अंदर। और जो ग्रॉस मोटर स्किल है इसके अंदर आती हैं, जैसे कि चलना है, दौड़ना है, या फिर जो है जंपिंग करना है। तो इस तरीके से फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल होती है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रॉस मोटर स्किल जो है वो कौन सी है इन उसमें से। तो देखिए, चित्र बनाना, चित्र बनाने के लिए हम सिर्फ जो है कलाई का इस्तेमाल करते हैं, अंगुलियों की मांसपेशियाँ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मांसपेशियाँ कैसी हैं? छोटी मांसपेशियाँ हैं। तो इन छोटी मांसपेशियों के थ्रू जो कार्य किया जाता है वो आता है फाइन मोटर स्किल के अंदर। तो स्थूल गामा कौशल का उदाहरण नहीं है ये। दूसरा है सुई पकड़ना। जब भी हम सुई पकड़ेंगे, जैसे कि तुरपाई करना होता है, जो सिलाई करना होता है हाथ से, तो सुई पकड़ना, तो उसमें भी जो अंगुलियों और कलाई की जो मांसपेशियाँ होती है, छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। तो ये भी जो है ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल नहीं है। तेज चलना, अब हम तेज चलेंगे तो क्या होगा, हमारी पैरों की जो मांसपेशियाँ यूज होंगी, इसके साथ ही जो हमारे हाथ जो है पैरों की मूवमेंट के साथ में आगे पीछे हिलते हैं, तो हाथों की मांसपेशियों का भी यूज हो रहा है। तो जो अधिक लंबी मांसपेशियों का यूज होता है वो आती हैं ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वॉकिंग फास्ट। धागे में मोती पिरोएंगे तो भी जो छोटी मांसपेशियों का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास का अधोगामी सिद्धांत, प्रोक्सिमो डेवलपमेंट, प्रोक्सिमो डिस्टल जो प्रिंसिपल है, विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। अब देखिए, विकास जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिफेलोकोडल और दूसरा होता है प्रोक्सिमो डिस्टल। अब सिफेलोकोडल जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? सिफेलोकोडल होता है हमारे सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर होने वाले जो डेवलपमेंट है उसको हम कहते हैं सिफेलोकोडल। और प्रोक्सिमो डेवलपमेंट होता है केंद्र से बाहर की ओर। तो यहाँ पे हमसे प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल पूछा हुआ है, तो केंद्र से बाहर की ओर होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं? द्वितीय कारक की बात पूछिए। अब हम प्राथमिक कारक की भी साथ में बात करेंगे। देखिए, प्राथमिक कारक होता है परिवार। परिवार अर्थात जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जो परिवार में सदस्य हैं, वो होते हैं प्राथमिक कारक, प्राथमिक इकाई होती है। अब द्वितीय कारक कौन कौन से होते हैं? हमारे आस पड़ोसी जो होते हैं, किताबें जो होती हैं, स्कूल जो होता है, सामाजिक या धार्मिक संस्थान जो होते हैं, ये सब होते हैं द्वितीय कारक होते हैं। तो यहाँ पे जो विद्यालय है द्वितीय कारक है, बिल्कुल ठीक है। किताबें द्वितीय कारक है, ठीक है। मीडिया भी द्वितीय कारक है, ठीक है। माता पिता यहाँ पर प्राथमिक कारक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे जो है द्वितीय कारक पूछे सामाजिकरण के। तो विद्यालय, किताबें और मीडिया जो है ये सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। तो 1, 2 और 3 जो है हमें फोर्थ ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर संक्रिया, ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस करने लगते हैं
और उनमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग आती है, मतलब कि परिकलनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। तो देखिए, जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई हैं। 0 से 2 वर्ष की संवेदीगामक स्टेज, 2 से 6 वर्ष की, और 6 से 12 वर्ष की, और 12 से 18 वर्ष की। तो ये जो स्टेज बताई हैं इन्होंने, ये 4 स्टेज बताई हैं किसने? जीन पियाजे ने। अब इन्होंने बात की है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच। तो संवेदीगामक अवस्था में तो ये नहीं आता, क्योंकि इस अवस्था में तो जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो क्षमता आती है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा जो है कुछ भी सोच नहीं कर पाता, अमूर्त सोच नहीं कर पाता। जो चीज़ सामने है उसको देख के उसके बारे में थोड़ा बहुत चिंतन कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के सामने कोई भी चीज़ होगी तो उस पर जो है वो विचार कर सकता है, ठीक है। और जब हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग की बात आती है तो वो होगी 4th स्टेज में। क्यों होगी? क्योंकि औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में जो बच्चा है अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। मतलब बच्चे के सामने कोई चीज़ नहीं है फिर भी वो उसके बारे में जो है इमेजिनेशन कल्पना करने लग जाता है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया? जीन पियाजे ने तो सीखने के लिए तत्परता, नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगी भावना, या फंक्शनल फिक्सनेस। देखिए, जब भी अधिगम की प्रक्रिया में बात आए तो जीन पियाजे ने जो महत्व दिया है वो दिया है कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस। क्योंकि सीखने के लिए जो तत्परता दी है वो थॉर्नडाइक ने दी है, तो यहाँ पर जीन पियाजे का गलत हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्बलन भी नहीं दिया है, ठीक है। कम्पिटिटिव भावना नहीं दी है, फंक्शनल फिक्सनेस दिया है, कार्यात्मक स्थिरता जो है जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरजीत जो है नियमों को स्थिर मानती है, मतलब जो नियम बन गए वो स्थिर है, अब उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। और इस बात की अनुशंसा भी करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्या न हो। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? जब सभी के लिए नियम बने हों, सभी जो उन नियमों का फॉलो करें, ठीक है, जो भी नियम बने हैं, तो वो नियम कौन से स्टेज में? तो लॉरेंस कोलबर्ग ने पहली तो 3 स्टेज बताई हैं, एक पूर्व परंपरागत, एक परंपरागत, और एक उत्तर परंपरागत अवस्था। तो यहाँ पर जो 3 स्टेज हैं उनके अंदर हर एक के अंदर 2-2 स्टेज और हैं। तो पहली स्टेज जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें तो जो है नैतिकता ही नहीं पाई जाती, ठीक है, तो नियमों की कोई ज़रूरत नहीं होगी बच्चे के लिए, ठीक है। सेकंड नियम है, उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है, उसके अंदर व्यक्ति के जो भी नियम है वो कानून और व्यवस्था के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नियम बने हैं वो लॉरेंस कोलबर्ग की जो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के अंतर्गत आते हैं। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कानून और व्यवस्था उन्मुखी के अंतर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी जो परेशानी है बच्चे के सामने आई है वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं बच्चे, तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल गलत। जहाँ भी नकल की बात आए, बुक की बात आए, वहाँ पे बिल्कुल उसे काट देना है, आपको नेगेटिव मानना है उस ऑप्शन को, ठीक है। उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल गलत। पहला कार्य हुआ नहीं, पहली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है और बच्चों को दूसरी प्रॉब्लम दे दो आप, ठीक है, ये भी गलत है। प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए,
बिल्कुल ठीक बात है, प्रश्न से संबंधित निर्देश देने चाहिए, बिल्कुल सही बात, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ है अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना। अरे भाई जटिल क्यों बनाना, बच्चों को जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिलाना, बल्कि ये नहीं कि उसमें प्रॉब्लम में और बाधा खड़ी करो, तो ऐसा नहीं करना है। फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। देखिए जब भी लेव वाइगोत्स्की की बात आए तो कौन से कार्यक्रम उसके महत्वपूर्ण है, तो लेव वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया उसके अनुसार जो है सामाजिक जो सांस्कृतिक उपकरण है उनका उपयोग करना चाहिए बच्चे को। तो देखिए सोशल आइसोलेशन, बच्चे को समाज से पृथक बिल्कुल नहीं करना है, लेव वाइगोत्स्की ऐसा नहीं कहते हैं। ठीक है, दूसरा है सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, बिल्कुल सही बात है, लेव वाइगोत्स्की ने जो यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, जो भी कल्चरल टूल्स हैं उनका उपयोग करने की बात कही है, जैसे कि जो कैलकुलेटर हो गया, मैप हो गया, ये जो सांस्कृतिक उपकरण है इनका जो उपयोग करने की बात कही है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने रोट मेमोराइजेशन नहीं करना, पैसिव इमिटेशन नहीं करना है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। अब जब प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो सेंटर में, मतलब सेंटर में प्रगतिशील शिक्षा ने बच्चे केंद्र में किसे रखा है, तो केंद्र में तो हमेशा ही बच्चा रहता है, ना टीचर रहता है, ना करिकुलम रहता है, ना परीक्षाएं रहती है, ना अभिभावक। तो इसमें जो केंद्र में स्थान देती है वो किसे देती है, स्टूडेंट्स को देती है, विद्यार्थी को इसमें ने सेंटर में रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए। अब जब अहमद परामर्शदाता बनना चाहता है तो देखिए परामर्शदाता बनने के लिए हमें क्या करना है, दूसरों के भावों को समझना है, दूसरे की विचार क्या है, उसके हाव भाव क्या है, उन चीज़ों को समझना है। तो उन चीज़ों के समझने के लिए हमें कौन सी बुद्धि चाहिए, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल बुद्धि चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, नेचुरल नहीं, म्यूजिकल नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सहयोगात्मक अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण, बिल्कुल गलत बात। मेक सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, सभी को एक समान योग्यता के समूह में नहीं बांटना है। ठीक है, ये गलत है। विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना, ये भी गलत बात है कि जो पहले से निर्धारित किया हुआ है कि मैं आऊँगा क्लास में चैप्टर पढ़ाऊँगा, तुमको कल इसका होमवर्क करके ले आना है और क्वेश्चन आंसर याद करके ले आना है। ठीक है, तो ऐसा नियम नहीं बनाना है, ये भी गलत है। चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करना, बल्कि जो वाद विवाद और चर्चाओं का प्रयोग है इसको बढ़ावा देना है। ठीक है, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग छात्रों के समूह बनाना है। मेक ग्रुप्स ऑफ डाइवर्ज लर्नर्स, जो अलग अलग विविधता वाले बच्चे हैं उनके अलग अलग ग्रुप बनाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है। देखिए रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, गलत बात, क्योंकि ऐसा करके जो है पहले से जो धारणा चली आ रही है कि लड़के क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां जो गुड़ियों के साथ खेलेंगे, लड़के जो हैं गाड़ियों वाले खिलौने से खेलेंगे, तो इस तरीके की जो धारणाएं चली आ रही हैं वो क्या है, जेंडर रूढ़िबद्धता है, जेंडर जो है पूर्वाग्रह हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, तो इन क्या कर रहा है, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लड़कों को ही अधिक अवसर दे रहा है क्रिकेट खेलने में, लड़कियों को इतना अधिक
महत्व नहीं दे रहा है। तो प्रैक्टिसिंग जेंडर बाइज, तो जेंडर पूर्वाग्रह हैं उनको वो बढ़ावा दे रहा है, जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है नहीं, जेंडर रूढ़िबद्धताओं को तोड़ रहा है, ऐसा नहीं है, वो जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए, अलग अलग क्षेत्र से जो बच्चे आए हैं तो विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे हो गए, और ये बच्चे जब एक कक्षा में आते हैं तो इस शिक्षार्थियों को जो है कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। बिल्कुल गलत है। देखिए, उनके समूह इस तरीके से नहीं बनाने चाहिए कि उनका रिजल्ट क्या है, उनका एग्जाम में जो उन्होंने जो रिजल्ट दिया है उसके आधार पर उनको सेग्रीगेशन या फिर लेबलिंग नहीं करना। ठीक है, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात। मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये गलत, जहाँ भी मानक वर्ड दिख जाए वो उसको नेगेटिव है तो काट देना चाहिए उसको। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी चाहिए एवं बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन, तो केवल सत्र के प्रारंभ में। देखिए, असेसमेंट जो होता है तीन तरह का होता है। एक तो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि सत्र के प्रारंभ से और अंत तक चलता रहता है, मतलब जबकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है उसके अंतर्गत ये चलता रहता है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट जो होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है, वो जो है वो सत्र के अंत में किया जाता है। ठीक है, और एक होता है सेल्फ असेसमेंट, बच्चा जो है खुद का असेसमेंट खुद ही कर पाए। ठीक है, तो हमसे पूछा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है पूरे सत्र में चलता है जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, तो सत्र के प्रारंभ में नहीं होता। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, बिल्कुल सही बात है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में जो है समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। समालोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग की जब भी बात आती है, एनालिटिकल थिंकिंग की जब भी बात आती है, तो बच्चे से इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए कि उस प्रश्न का आंसर जो हो वो सीमित ना हो, वो उस प्रश्न का आंसर जो अधिक लंबा हो और आउट ऑफ द बॉक्स हो, मतलब कि उसमें जो है लॉजिकल थिंकिंग का ये जो तर्क जो है, सोच विचार तर्क का जो है महत्वपूर्ण भाग है, मतलब सोचे ज़्यादा उसका, ऐसा जो उसका आंसर होता है। देखिए, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, इसका आंसर भी एक है, फिक्स्ड है। ठीक है, भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर भी फिक्स्ड है। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इसका आंसर भी फिक्स्ड है। और आप अपने शहर में पानी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे, ये एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है। जब भी हम समावेशन करेंगे, इंक्लूसिव रिक्वायर्स के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन के लिए क्या रिक्वायर्स है, विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सम्मान। बिल्कुल ठीक बात है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से जो बच्चे आए, अलग अलग क्षेत्रों से जो बच्चे आए, उनकी भाषा बोली का सम्मान किया जाए और उनकी जो कल्चर है, उनकी जो सभ्यता संस्कृति है, उसका भी सम्मान करना चाहिए समावेश शिक्षा में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण नहीं होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय नहीं, और विद्यार्थियों को नामांकीकरण, लेबलिंग और सेग्रीगेशन तो करना ही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है, भावनात्मक नियमन में, शारीरिक समन्वय में, सामाजिक अंतःक्रियाओं में और लिखित विषय वस्तु के बोध में। तो देखिए, जब कोई बच्चा जो है उसमें डिसलेक्सिया है, मतलब पढ़ना नहीं जानता, तो पढ़ना नहीं जाता तो जो भी लिखित विषय वस्तु है उसको वो क्या करेगा,
महसूस होगी, क्योंकि जो भी लिखित सामग्री मिलेगी उसे वो पढ़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो है उसको पढ़ने में, किसी विषय वस्तु को पढ़ने में समस्या आएगी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वलीनता। ऑटिज्म से ग्रसित विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास डैश का मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में कर सकते हैं वो क्या है? देखिए, इसमें क्या कहा गया कि बच्चे जो होते हैं ऑटिज्म से ग्रसित हैं, लेकिन उनके पास एक जो महत्वपूर्ण है एक पक्ष होता है, वो कौन सा है? अब पहले हम ऑटिज्म को संभालते हैं। देखिए, ऑटिज्म वो होता है जिसमें बच्चा क्या होता है, एक ही सेंटेंस को बार बार दोहराता रहता है, या फिर कोई गलती की या फिर कोई उसने अच्छा कार्य किया तो उसी को दोहराता रहता है। जैसे कि मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल भी दिया इसका और क्लास में, कि मैं ऐसे कह दूं कि तू गधा है, तो वो क्या करेगा, तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, तू बेवकूफ़ है। तो इस तरीके से उसको जो है दोहराता जाएगा उस सेंटेंस को। ठीक है, तो ये होता है ऑटिज्म। अब ऑटिज्म होते हुए बच्चे पर कौन सा पक्ष मजबूत है? सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने वाला, सामाजिक संप्रेषण का, स्वयं को बड़े समूह के सामने बिना हिचक के व्यक्त करने में, और दैनंदिनी में जल्दी परिवर्तन के प्रति सरलतापूर्वक सामंजस्य। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑटिज्म वाला बच्चा है वो सामाजिक संप्रेषण में, उसमें तो दिक्कत आएगी क्योंकि वो एक ही चीज़ वर्ड को बार बार दोहराता है, तो सामाजिक संप्रेषण में उसके दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्वयं को बड़े समूह के सामने बिना हिचक के व्यक्त करना, अरे वो खुद जो है वर्डों को सबसे नहीं बोल पाता, सेंटेंस को बार बार दोहराता है, तो बड़े समूह के सामने अपने आप को बिना हिचक के व्यक्त कैसे कर पाएगा? तो ये भी गलत हो जाएगा। दैनंदिनी में जल्दी परिवर्तन के प्रति सरलता पूर्वक समझ, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। वो क्या करता है कि हर छोटी चीज़ पर ध्यान दे पाता है, सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने का जो मजबूत पक्ष है उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि के माध्यम से प्रयोग से बचना चाहिए? कौन सा है प्रयोग है जिसके माध्यम से हम जो दृष्टि बाधिता विद्यार्थियों को समस्या आएगी? ठीक है, पहली, श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना। अच्छी बात है ये तो, कि जब श्यामपट्ट पर लिखी वस्तु है उसको दृष्टि बाधित वाला व्यक्ति नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर हम उसे मुख से बोल करके उसकी व्याख्या कर दें मौखिक रूप से, तो वो उसके लिए अच्छी बात है। तो ये तो यहाँ पर सही है, नेगेटिव नहीं है। कौन से प्रयोग से हमें बचना चाहिए, हमें से नेगेटिव पूछा है। इस स्पर्शग्राही मानचित्र देना, बिल्कुल ठीक बात है, तो ऑप्शन दूसरा भी सही है। सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, तो तीसरा भी सही है। और अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना। अब जब दृष्टि बाधित विद्यार्थी है और उसका आकलन हम लिखित माध्यम से लेंगे तो उसको तो चुनौती आएगी, समस्या होगी उसके लिए, तो इसके प्रयोग से हमें यहाँ पर बचना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि नेगेटिव का भाई नेगेटिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? अब गिफ्टेड स्टूडेंट जो होता है जिसका IQ लेवल 140 से ऊपर होता है, तो ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए कौन सा जो है विशेषता नहीं है, नेगेटिव पूछा है हमसे। ठीक है, औसत से अधिक बुद्धि स्तर, बिल्कुल ठीक है, ये तो होता है उसका। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी होता है गिफ्टेड स्टूडेंट का। कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी सही है। जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, ये गलत है। जानकारी को धीमा नहीं ग्रहण करता, बल्कि जो बच्चा है वो बहुत जल्दी ग्रहण कर पाता है, गिफ्टेड स्टूडेंट। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि नेगेटिव का भाई नेगेटिव है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को विद्यार्थी को योग्यता के डैश परिप्रेक्ष्य और अधिगम को डैश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, जब भी योग्यता की और अधिगम की बात आती है तो अधिगम तो हम कब ग्रहण करेंगे, जब हम सक्रिय होंगे। तो दो ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर वैसे ही कट गए हैं। ठीक है, अधिगम तभी ग्रहण कर पाएंगे जब एक स्टूडेंट सक्रिय होगा। ठीक है,
इसके बाद में जब योग्यता की बात आए तो योग्यता को क्या करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए। एक सीढ़ी बाय सीढ़ी बढ़ती जाएगी तो वृद्धि बोधक होगी। ठीक है, तो योग्यता को वृद्धि बोधक के परिप्रेक्ष्य और अधिगम को सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। देखिए, पहली बात, यदि कोई भी बच्चा जो है कोई प्रोजेक्ट कर रहा है या फिर कोई भी गतिविधि कर रहा है, खेल कूद कर रहा है, तो उसके लिए पहली बात तो उसमें क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा उस कार्य के प्रति, उस गतिविधि के प्रति। दूसरी, उत्साह होना चाहिए। तीसरा, उसको आनंद भी आना चाहिए, तभी तो वो उस गतिविधि को करेगा, चाहे खेलने का काम हो चाहे पढ़ाई का काम हो। ठीक है, और चौथा है यहाँ पर बोरियत। तो बोरियत जब भी होगी हमें, तो हम ही पढ़ाई नहीं करते, तो वर्डम नहीं होनी चाहिए, बोरियत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ को, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समुन्नत करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। मतलब कि बच्चों में जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसको बढ़ावा देना चाहती है, तो क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए। गलत बात। देखिए, जैसे कि हमने कहा कि 2 + 2 4 होते हैं, इसको इस तरीके से जोड़ो कि 2 और इस 2 के नीचे 2 धरो, इस तरीके से प्लस का निशान लगाओ और जोड़ो, फिर इस तरीके से जोड़ो, 1 2 लाइन, फिर इसमें हमने और 2 लाइन खींची तो 4। इस तरीके से नहीं कि जो भी निर्धारित फॉलो है, जो हमने पहले से फॉलो करवा रखा है, उस तरीके से उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसी को रूटीन को फॉलो नहीं करना है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है, प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिक संज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को जो है खुद से खोज करने का, खुद से जो है प्रोसेस करनी चाहिए, किसी की नॉलेज लेनी चाहिए और अपनी जो क्षमता है उन कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कंठस्थ नहीं करना है और डिस्करेज तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात की गई है, जिसमें कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगी उन्मुक्त, प्रतियोगिता तो कराई नहीं है बच्चों में, जैसे ही प्रतियोगिता वर्ड आ जाए गलत कर देना, क्योंकि नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चा जो भी कार्य करे, जो भी प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य करे, जो भी खोजपूर्ण करे, उसके लिए उसे अनुकूलित संबंधित वातावरण दे देनी चाहिए, तो बच्चे की उसमें क्या बढ़ जाएगी, रुचि बढ़ जाएगी। ठीक है, कंठस्थीकरण नहीं करना है, मानकीकृत पाठचर्या पर नहीं बनानी है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी जो है कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश समुन्नत करता है। कक्षा का परिवेश कैसा समुन्नत करता है, देखिए, अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा। पहली बात कि बच्चा जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसके लिए उसकी क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे कि आपके घर में एक कोई टीवी लेके आते हैं, तो छोटा बच्चा उस कार्टून को देख के क्या कहता है, इसमें क्या है पापा, पापा इसमें क्या है, तो हम कहते हैं इसमें टीवी है। कैसी होती है टीवी, उसका क्या काम होता है, तो इस तरीके से उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला सही है। अपने विचार विमर्श चिंतन, मतलब अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, मतलब कि जितना हो सके अपने विचारों के बारे में थिंकिंग करनी चाहिए बच्चे को। ठीक है, तो सेकंड भी सही है। अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन, ज्ञान का पुनरुत्पादन नहीं बल्कि उस ज्ञान जो ग्रहण किया है उसका जो है प्रोजेक्ट में या फिर किसी भी जगह पर उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2 सही है यहाँ पर, तो पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर 1 और 2 तो सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। देखिए, अधिगम को जब भी सरल बनाने की बात कही जाए तो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, ठीक है, जो यांत्रिक हो और जिसमें निष्क्रिय श्रवण नहीं हो, संदर्भ से हटकर नहीं होना चाहिए, जटिल से सरल नहीं बल्कि सरल से जटिल होना चाहिए। तो उनकी प्रतिदिन की जो जीवन क्रिया है उनसे संबंधित हो तो अधिगम और अधिक सरल होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। देखिए, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग के द्वारा, समझ के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर, बिल्कुल नहीं, प्रतियोगिता तो बच्चों मध्य करवानी नहीं है, ठीक है। अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण करके, गलत बात। विषय वस्तु कंठस्थीकरण तो करना ही नहीं है। तो जो भी विविध संदर्भ है उनके अधिगम के अनुप्रयोग, जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को, उनका प्रयोग करो। जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट दिया, उनको किस तरीके से प्रयोग करवाना है, मतलब कि बच्चों को जो है जो भी कॉन्सेप्ट सिखा रहा है उसका प्रयोग करवा दो, तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग विकसित हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की जो गति है वो किस पर निर्भर करती है। पूरी तरह से व्यक्तिगत कारक पर, वातावरणीय कारकों पर। व्यक्तिगत और वातावरणीय दोनों कारकों स्वतंत्र है, मतलब कि किसी पर भी निर्भर नहीं है। और व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। तो देखिए, जब भी हम अधिगम करते हैं तो व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक दोनों की जब पारस्परिक क्रिया होती है उस पर निर्भर होती है अधिगम की गति। क्योंकि अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा तो भी हमारी अधिगम की गति प्रभावित होगी, और हम खुद बीमार पड़ गए तो भी अधिगम की गति अच्छी नहीं होगी। तो व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है, अधिगम की गति। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं क्या है। अवधारणाएं जिनकी अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चों को हतोत्साहित या निरुत्साहित तो करना ही नहीं है। उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, गलत है। हमेशा अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती हैं, गलत। तर्कहीन दर्शाएंगी, गलत है। अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 30, कि किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। किस बात से बचना महत्वपूर्ण, मतलब नेगेटिव पूछा है हमसे, ठीक है। तो अवधारणाओं को विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंधता स्थापित करना, कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, संप्रत्यय की विषय वस्तु को जानकारियों के संबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है, इसको करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे तो उसका क्या करना चाहिए, जैसे कि अभी हम जो है सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो इसका जो है अगर ज़रूरत रही तो हमें हिंदी जो पेडागोजी उसमें भी यूज हो सकता है। तो एक रिलेशन बनाना है दूसरे सब्जेक्ट के साथ में। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर वैसे ही सही था, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा, बचना महत्वपूर्ण है, ठीक है। कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, जो भी कारक प्रभाव उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना। जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो मैं ये कहता हूँ, जैसे कि ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, जैसे कि अभी जेंडर वाइज की बात करते हैं हम, तो हमने उदाहरण दिया था कि लड़कों को क्रिकेट खेलना चाहिए, गाड़ियों वाले खिलौने खेलने चाहिए, जबकि लड़कियों को जो है गुड़िया से खेलना चाहिए। जब हम कहते हैं कि इनसे बचना भी चाहिए क्योंकि ये जेंडर वाइज को बढ़ावा देते हैं, तो इन्हें कम करना चाहिए। तो गैर उदाहरण हुआ एक तरीके से, तो गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। संप्रत्यय की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में, मतलब कोई संबंध ही नहीं है उस विषय वस्तु से। हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अब यहाँ पर, जैसे कि सीडीपी, तो हमने सीडीपी पढ़ा रहे हूँ मैं आपको, और जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो मैथ का दे रहा हूँ, तो कोई रिलेशन नहीं हुआ, तो असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत क्यों करेंगे। तो इससे बचना चाहिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि नेगेटिव पूछा है हमसे, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे 30 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके आउट ऑफ 30 में से कितने क्वेश्चन सही है। आप कमेंट करके बताते नहीं हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।